गाइस, वेलकम टू जॉब एस्पायरेंट्स यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और ये जो वीडियो है संविधान जो आप तुम देख रहे हो, संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न उस पर आधारित है। और जितने भी क्वेश्चन इसमें होंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जैसे 42वां संविधान संशोधन कैसे हुआ, क्या थे, क्या नए शब्द जोड़े गए, और क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ी बहुत मैं डीपली बताऊँगा, कैबिनेट मिशन क्या था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। हालांकि देखिए, संविधान संशोधन के बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे इसमें इस वीडियो में, लेकिन ये सारे जो भी टॉपिक में इसमें हैं वो सारे एक अलग टॉपिक है, पर्सनल। उन्हें समझने के लिए थोड़ा समय भी चाहिए और ये वो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं फ़िलहाल वर्तमान में तो संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न ही लाया हूँ। लेकिन ये इस बात की गारंटी है कि सारे प्रश्न प्रश्न एकदम अच्छे हैं, जेन्युइन हैं, और एकदम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं, और जो हर परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात, जो भी टॉपिक मैं यहाँ बताऊँगा, डीपली बताऊँगा, उसे ध्यान से सुनना। आपको सच में बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज्ञान बढ़ेगा आपका, पक्का। और एज ए मैं तैयारी कर चुका हूँ और सेलेक्टेड भी हूँ, तो मैं इस तरह बता भी सकता हूँ कि हाँ, मैंने किस तरह पढ़ाई की थी। तो वो सारी चीज़ें हैं, आपको विश्वास करना होगा कि आप एक अच्छे चैनल से, एक अच्छे एजुकेटर से पढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलिए शुरू कर लेते हैं। यह हमारा पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ। सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन को ध्यान से समझना। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ। भारत की संविधान सभा, मैं पेन ले लेता हूँ एक बार, ठीक है। और मैं इसका साइज भी थोड़ा देख लेता हूँ, ज़्यादा है साइज, इसको कम कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ। ऑप्शन जो डी है, एक सेकेंड, ऑप्शन डी देखो, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान सभा का गठन हुआ था। कहने का मतलब ये है कि जो कैबिनेट मिशन जो स्कीम थी, योजना थी, उसके तहत उन्होंने ही लगभग बात की होगी भाई कि अब भारत को संविधान की ज़रूरत है, तब उन्हें फील हुआ होगा उस समय। तो भारत के संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। अब इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा नवंबर 1946 में अस्तित्व में आया। ये इसका प्रमुख तथ्य ये है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा नवंबर 1946 में अस्तित्व में आया। मतलब हम आज़ाद कब हुए, 1947 में, 15 अगस्त को। ये मिशन कब आया, 1946 को। इसमें कौन कौन जो मुख्य पॉइंट्स थे वो भी मैं बता देता हूँ, और इसके क्या क्या गुण थे वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। एक तो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने साल 1946 की बात बता रहा हूँ मैं, 19 फरवरी के दिन कैबिनेट मिशन को भारत लाने की घोषणा की थी, ठीक है। और इसके लगभग एक महीने बाद 24 मार्च 1946 के दिन नई दिल्ली में इस मिशन को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। अब रही बात इसकी खास बातों की, तो इसकी खास बात ये थी, या फिर तुम ये कहो कि इसमें क्या गुण थे। इस योजना में सबसे बड़ी बात तो यह है, देखो, इस योजना के लिए खुद महात्मा गांधी ने ये कहा था कि उस समय की परिस्थिति का अंग्रेज़ों द्वारा या ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया सबसे श्रेष्ठ जो योजना थी ये थी। कौन सी, संविधान सभा गठन जो थी, जो कैबिनेट मिशन था, ये सबसे प्रभावी और सबसे इम्पोर्टेंट जो योजना थी यही थी, ठीक है। पहला गुण तो इसका ये था, जो महात्मा गांधी ने भी इसकी तारीफ़ की थी। दूसरा, पाकिस्तान का जो विचार था कि अलग से एक देश बनाया जाएगा, उसमें पूर्णतः इसको, इस बात को अलग इसके इम्पोर्टेंट था ये, पूर्णतः इसको अलग कर दिया भाई संविधान सभा के। मैं इस बात के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे कि पाकिस्तान अलग होना है या नहीं होना है इस टॉपिक पे, ठीक है। और दूसरा, ब्रिटिश सरकार या यूरोपीय कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य नहीं था, ठीक है। और इसमें जो मेन बात थी वो मैंने बताई थी। एक बात और थी, यह योजना जो थी संविधान तथा लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित थी। ये बातें तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा का, एक सेकंड में, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, मतलब पहली बार बैठक कब हुई थी, मतलब मीटिंग जो हुई थी पहली। भाई चलो, ये सारी चीज़ें तो बात हो गई, और कैबिनेट मिशन भी आ गया, तो पहली मीटिंग भी तो बनेगी ना। पहली मीटिंग कब हुई थी, ये इस बात को कहना चाह रहा है, ठीक है।
9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के लाइब्रेरी में हुई थी। ये याद रखना, कहाँ पे? काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में या लाइब्रेरी में हुई थी इसकी प्रथम बैठक, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इसमें सबसे बुजुर्ग जो सदस्य थे, सबसे बुजुर्ग वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ये भी याद रखना है आपको, और वो अस्थायी सदस्य भी थे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप ये बताएंगे जब सच्चिदानंद सिन्हा जी सबसे बुजुर्ग थे और अस्थायी थे तो स्थायी सदस्य कौन था, ये आप मुझे बताएंगे। चल मैं ये बता देता हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे जो स्थायी सदस्य थे, ठीक है। और इसमें मुस्लिम लीग ने बैठने को मना कर दिया था कि हम इस बैठक में या इस मीटिंग में नहीं बैठेंगे, और संविधान सभा की मांग शुरू कर दी गई थी। और यहाँ पाकिस्तान की अलग मांग कर रहे थे वो लोग, कहने का मतलब ये है मुस्लिम लीग वाले। अब मुस्लिम लीग एक अलग टॉपिक है, लेकिन अभी समय नहीं है, मैं किसी दिन फ्री रहा तो मुस्लिम लीग के ऊपर बनाऊंगा, तब तुम्हें एकदम समझ में आ जाएगा कि ओह ये बात है, मुस्लिम लीग क्या है, ठीक है। और ये डिटेल्स हैं जो मैंने पहले ही तुम्हें बता दी हैं, इसमें लिखा भी है सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर पुस्तक भवन में थी, सभा के सब सदस्य, ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ गए आप। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। एक सेकंड में इसको पहले, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सॉरी पापा जी आ गए थे मेरे। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था? आंसर आपको दिख गया होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब एक बात देखना तुम, ये नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है, राइट, लेकिन बात किस ईयर की चल रही है? 1946 की, सही है। तो यहाँ ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पे अभी ये नेहरू जी जो हैं पीएम नहीं है, क्योंकि पीएम तो वो तब बने थे 1947 में, जब हम आज़ाद हुए थे तभी तो बने थे। आज़ाद भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे तो वो पंडित नेहरू ही थे, तो यहाँ तक तो नहीं है ना वो, ठीक है। तो ये गलती मत कर देना, ठीक है, ये याद रखना। तो संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जी नेहरू ने, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। मतलब अब ये कह रहे हैं कि संविधान जो हम बनाएंगे उसका मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है। इसका जो मेन उद्देश्य पता क्या था? इसमें सटीक दर्शन, मार्गदर्शन, सिद्धांत प्रदान करना है, और उसी संविधान के बाद में जो है ना, इसे ही संविधान की प्रस्तावना कहा गया है। ये भी बात अब तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42वें संविधान संशोधन, हाँ एक बात याद रखना, ये जो 42वां संविधान संशोधन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन था। इसे छोटा संविधान भी कहते हैं या लघु संविधान भी कहते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया था? तो आप बता सकते हैं कि आंसर ए, समाजवादी निरपेक्ष। अभी मैं बताऊंगा समाजवादी क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, ठीक है। तो 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में, जो प्रस्तावना क्या था, इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि उसे ही जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली जो चीज़ उन्होंने पहली जो उद्देश्य रखा था, या उनकी जो पहली वो थी कि एम क्या था, वो उसे ही प्रस्तावना कहा गया था। तो उसमें अब जो 42वां संशोधन हुआ है उसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। भारत का जो संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये हम सब जानते हैं। वर्तमान में इसमें पता है 465 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। वर्तमान में 465 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं, और ये 22 भागों में डिवाइड हैं, ठीक है। इतनी बात समझ गए। लेकिन जब संविधान निर्माण हुआ था ना, उस समय 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ ही थी। अब देखो ये अनुसूची की बात हो रही है, तो अनुसूचियाँ जो पहले थी उस समय संविधान निर्माण के समय 8 थी, तो ये 8 अलग टॉपिक है। 8 अनुसूचियों के ऊपर मैं अनुसूची, अब तो 12 हो गई है खैर वर्तमान में, तो अनुसूचियों के ऊपर भी मैं वीडियो जल्दी ही लाऊंगा, तो आप बने रहें और देखना। अनुसूची भी जरूरी है, याद रखना, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में हुए संशोधन, जो 42वां संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1976 में हुआ था, ठीक है। अपने नागरिकों के लिए सामाजिक व आर्थिक समानता से है, मतलब समाजवाद का अर्थ क्या है ना, सामाजिक व आर्थिक रूप से समानता होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जाति, रंग, नस्ल, लिंग भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये 42वें संशोधन में
हुआ था। और इसी में धर्मनिरपेक्षता शब्द भी जोड़ा गया है। ठीक है, ये भी याद रखना। शायद ऑप्शन मुझे लगता है गलत है। धर्म जो तीन जो नए शब्द जोड़े गए थे उसमें प्रस्तावना में जो जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता भी जोड़ा गया था। सॉरी, ये ऑप्शन शायद गलत है। यहाँ पे जो आंसर दिया है ये गलत है, लेकिन ये याद रखना। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता वही कि भारत का संविधान हमें इस बात की आज़ादी नहीं देता है कि हम इस धर्म के फेवर में हों या उस धर्म के फेवर में हों। और भारतीय संविधान की अपना कोई धर्म नहीं है, ये बात याद रखना। हमारा जो संविधान है उसका अपना कोई धर्म नहीं है। यह हर धर्म के संग समान व्यवहार करता है और हर धर्म को ना तो बढ़ावा देगा और ना ही भेदभाव करेगा। ठीक है, हर धर्म को मानना भारतीय संविधान का एक हिसाब से नियम समझ लीजिए, या भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि भाई हम किसी अपने एक ही धर्म को इम्पोर्टेंस दे दें। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये रहा, इसका जो मैंने समय बताया वही है और कुछ भी नहीं है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? ठीक है, देखो, संविधान संशोधन करना है। मान लो भाई कोई भी बुक लिखी जाती है, एक हिसाब से संविधान क्या है? संविधान क्या है? हमारे अधिकारों का या नियमों की एक किताब ही तो है। तो उसमें अब कभी कभी संशोधन भी करना है, तो वो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ठीक है, इस पर अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है। इस बात की आज़ादी है। लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत कुछ चीज़ें हैं जिनमें हम कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते। मैं बताऊंगा आगे, जब केशवानंद भारती वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं कुछ टॉपिक उस समय बताऊंगा, मुझे याद आएगा तो, कि किस किस चीज़ में हम संशोधन नहीं कर सकते। हालांकि हमें अनुच्छेद 368 के तहत अधिकार है, संविधान सभा को, हमें तो नहीं, संविधान सभा को अधिकार है, लेकिन फिर भी संशोधन नहीं किया जा सकता उन चीज़ों में। वो कुछ चीज़ें हैं, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आंसर इसका बी है। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। बदलती परिस्थितियों और ज़रूरतों के साथ स्वयं को बदलना या स्वयं को समायोजित करने के लिए संविधान में संशोधन करने का प्रावधान अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के भी भाग 20 में है। इस बात की प्रक्रिया याद रखना। संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश करके शुरू की जा सकती है। संसद के कोई भी सदन, जैसे राज्यसभा या लोकसभा में एक विधेयक पास करो और फिर तुम संशोधन जो है कर सकते हो। ये हमें अनुच्छेद 368 के भाग 20 में संविधान हमें अनुमति देता है। ठीक है, ये वही डिटेल है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है। देखो, संपत्ति के अधिकार से संबंधित कौन सा संशोधन हुआ था? ठीक है, इस पे भी मैं डिटेल में बताऊंगा। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार 1976 में दिया गया था। ठीक है, मतलब जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारा कानूनी अधिकार है और बिना किसी कानून के या बिना किसी कानूनी कार्यवाही के कोई हमें हमारी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता। ये उस टॉपिक पे बात हो रही है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को से संबंधित जो संशोधन है वो 44वां जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 44वां संशोधन जो हुआ था वो संपत्ति के अधिकार के लिए हुआ था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार ऐसा अधिकार है, ये भी याद रखना, जिसे भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों से अधिक आवश्यक समझा है। जो मूल अधिकार है ना, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है संपत्ति का अधिकार को। और 44वें संशोधन करके मूल अनुच्छेद 31 को ख़त्म करके इसे अनुच्छेद 300 कै में संवैधानिक अधिकार भी दिया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन तुमसे पूछे कि संपत्ति का अधिकार क्या संवैधानिक अधिकार है, तो तुम कहोगे यस, संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, ये वही सारी डिटेल है मैंने जो आपको एक्सप्लेन कर दी है। अगला क्वेश्चन है, मताधिकार। मताधिकार मतलब वोट देने की आयु, वोट देना, मत मतलब वोट, अधिकार मतलब हमारे राइट्स। तो मताधिकार की जो आयु है 21 साल से घटाकर, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा की गई थी? मतलब ऐसा कौन सा संशोधन किया था उस समय, कौन सा नंबर का संशोधन था जब हमारी उम्र, जब उस समय 21 साल के लड़के जो युवा थे वो ही वोट डाल पाते थे, अपना मत दे पाते थे। लेकिन संशोधन करके किसके? अनुच्छेद 368 के भाग 20 के तहत संशोधन किया गया। वो कौन सा संशोधन था जिसके तहत 21 साल से कम उम्र के युवा या लड़के 21 साल से घटाकर 18 वर्ष करी गई थी उस समय। ठीक है,
18 वर्ष का जो युवा होगा या लड़का होगा या लड़की जो भी है, भारतीय नागरिक है मतलब, वो वोटिंग कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी है 61वां संशोधन। जो 61वां संशोधन हुआ था ना, 44वें में क्या हुआ था? 44वें क्या हुआ था? ठीक है, 44 में संपत्ति का अधिकार हुआ था, याद रखना। 61 में क्या हुआ था? वोटिंग की जो हमारी एज थी वो 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ठीक है, अनुच्छेद 326 का संशोधन करके, अनुच्छेद 326 का संशोधन करके 21 से 18 वर्ष किया गया, ताकि देश के युवा वर्ग को भी अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका मिल सके। ठीक है, वे भी राजनीतिक प्रक्रिया का एक अंग बन सके, इसीलिए 61वां संविधान संशोधन करके जो है 1988 में 20 दिसंबर को, ये भी याद रखना, वर्ष 1988 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है इसकी? ठीक है, वो मैंने सब बता दिए तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा, बस दो क्वेश्चन और हैं, फिर बॉक्सअप करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले ने भारतीय संविधान के स्वरूप को सर्वाधिक प्रस्तुत किया? केशवानंद भारती बनाम केरल। ठीक है, ऑप्शन सी जो है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने भारतीय संविधान के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया, केशवानंद भारती वर्सेस केरल। ठीक है, 1973 की बात है ये। सर्वोच्च न्यायालय के 13 जजों ने अपने संवैधानिक रुख में संशोधन करते हुए संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह किया, इसके द्वारा संविधान के मूल ढांचे में कोई भी क्षति या कोई भी एडिट या कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत तो हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स याद कर पा रहा हूँ, बताता हूँ तुम्हें, जिनमें हम कभी संशोधन नहीं कर सकते। जैसे संविधान का धर्मनिरपेक्ष जो चरित्र है उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, राष्ट्र की एकता व अखंडता में संशोधन नहीं कर सकते, और जो भी संसदीय प्रणाली है उसमें हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में जो संतुलन है उसमें भी हम कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। संविधान की जो सर्वोच्चता है उसमें कोई संशोधन नहीं है। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा नहीं कर सकते। और क्या है यार, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, इसमें भी संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये सारी बातें याद रखना। 1973 मामले में संविधान की आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया, ये मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन्हें देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। ये अनुच्छेद संशोधन 44वां हुआ था, वही वाला है, याद रखना। संपत्ति का अधिकार मैंने डिटेल बताई है तुम्हें इसकी। ठीक है, भारत में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। मैंने पहले भी बताया था तुम्हें कि भारत में जो संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार नहीं है, परंतु भारतीय संविधान अपने नागरिक को अनुच्छेद 300A जो है उसके तहत कहता है कि कानूनी ऑर्डर के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसके तहत? अनुच्छेद 300A के तहत बिना कानूनी ऑर्डर के किसी भी व्यक्ति को उसके संविधान से वंचित नहीं किया जा सकता। और हाँ, ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये बात याद रखना, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये जरूर याद रखना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट से 1-2 बातें करेंगे और फिर टॉपिक मुझे तुम कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। ठीक है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? संविधान के किस संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 44वां जो संशोधन था ये तो संपत्ति का अधिकार था। जो 42वां संशोधन है ना, ऑप्शन सी, 42वें संशोधन जो 1976 में हुआ था, जिसे लघु संविधान भी कहते हैं या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यह संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट संशोधन है, ये याद रखना। ठीक है, यह संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट संशोधन है, इसे लघु संविधान भी कहते हैं। इस संशोधन से 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी किसे कहते हैं मैंने बता दिया आपको, जहाँ लिंग, धर्म, भेदभाव आदि से जो है समाज में कोई, और आर्थिक स्थिति कैसी भी है उसमें कोई भेदभाव ना हो, उसके अकॉर्डिंग हर भारतीय नागरिक समान है। ठीक है, समाजवादी का। और धर्मनिरपेक्ष वही है, कोई भी धर्म हो हम उसको समान नज़रों से, जैसे अपने धर्म को समान देखते हैं ऐसे दूसरे धर्म को भी हम
समानता के साथ ही देखेंगे। ठीक है, तो ये शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, और इसमें जो है राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य किया गया है। ठीक है, ये बात याद रखना। और एक बात और बता देनी है, 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, और 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, ये डिटेल है इसकी। नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन करके संविधान में कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, और वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूँगा नेक्स्ट टॉपिक में। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। और जिन जिन का आज एग्ज़ाम रिज़ल्ट आया है यूपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट आया था, तो मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स थे जो पास हुए हैं, जिनको मैं पढ़ाता था, और मुझे बहुत खुशी है। तो जो जो पास हुए हैं उनको बेस्ट ऑफ लक।